नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी जो 25 अगस्त 2022 को सेकंड शिफ्ट का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। काफ़ी कैंडिडेट बार बार पहले ही मैसेज कर रहे थे कि कुछ मैथ का इस प्रकार रियल क्वेश्चंस मिल जाएं, सभी क्वेश्चंस मिल जाएं। तो एक कैंडिडेट ने 25 अगस्त के हूबहू बाद में वेरीफाई भी किए कि 25 के 25 मैथ्स के सवाल उन्होंने बता दिए। तो आपके सामने इन 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो योगेश सर आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। बाकी आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा, अच्छे लाइक वगैरह कर लेना। और 26 अगस्त के भी थर्ड शिफ्ट के सभी 25 के 25 सवाल मिल चुके हैं। तो आने वाले सेट में जिन भी कैंडिडेट का एग्जाम होगा आने वाले फेजेज में, उनको जरूर फायदा होने वाला है। तो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखें। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, टेक्स्ट बुक की तरफ से आज 27 और 28 अगस्त को 14 मंथ पास की सेल चल रही है। जो कैंडिडेट मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आज इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। साथ ही साथ टीटीजी के कूपन कोड यूज कर लेना, मैक्सिमम 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाने से फायदा क्या है, एग्जाम में लाखों कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, उसी प्रकार टेक्स्ट बुक पर भी लाखों कैंडिडेट मॉक टेस्ट देते हैं। तो आपकी रैंक पता चल जाती है। और इनका जो एग्जाम पैटर्न रहता है वो सेम जो एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, डैशबोर्ड इंटरफेस वगैरह उसी प्रकार से देखने को मिलता है। तो यहाँ से प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम मैनेजमेंट आपका बेहतर हो पाएगा। जरूर आज इस डील को ग्रैब करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सबसे पहला सवाल है, चतुर्भुज के कोणों का अनुपात दिया गया है। हमें पता है कि चतुर्भुज के कोणों का जो योग होता है सभी कोणों का, वो 360 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम सभी कोणों को जोड़ लेते हैं। जोड़ोगे तो आप 24 अनुपात आ जाएगा, यानी कि 24 अनुपात की वैल्यू 360 के बराबर है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 360/24। सरल करोगे तो यहाँ से 15 आ जाएगा। इस प्रकार से अब पूछा क्या है इसने, सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का बीच का अंतर पूछा है। तो सबसे बड़ा कोण कितना है, 8 है, और सबसे छोटा कोण कितना है, 2 है। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 × 15 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 90 आ जाएगा। तो ये हमारा हुआ पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि ए और बी समीकरण इसके मूल है। तो सबसे पहले ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। x² - 7x + 6 बराबर, ये हमारी इक्वेशन है। ए और बी यदि इसके मूल है तो इसके सबसे पहले मूल निकालते हैं। कैसे निकालोगे, ये देखो 6 के ऐसे टुकड़े करो जिनको जोड़ने पर आपका -7 आए। तो मैंने टुकड़े किए 6 और 1, इनको जोड़ने पे -7 आएगा, मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा। अब x का मान क्या होगा, यहाँ पर हमें माइनस लाना है, तो ये आपका x के मान जो आएंगे प्लस के आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास x का मान एक 6 आ गया है, एक 1 आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि इस सवाल में एक आपको एक चीज और दी गई होगी, या तो कि a b से बड़ा है या b a से बड़ा है। यदि नहीं दिया गया है तो हमें एक बार a का मान 6 मानना पड़ेगा, b का मान 1 मानना पड़ेगा, इस प्रकार से। और दूसरी बार a का मान 1 मानना पड़ेगा और b का मान 6 मानना पड़ेगा। इस प्रकार से दो तरह की इक्वेशन बन सकती है। अब जो नई समीकरण है उसके मूल आपको दे रखे हैं 2a - 1 और 2b + 1। तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं कि हमारे पास a और b की वैल्यू आ चुकी है। तो a रखोगे आप 2 × 6 - 1, और दूसरे के अंदर यदि 1 रखोगे तो 2 × 1 + 1। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से 12 - 1 11 हो जाएगा, और ये आपका 3 हो जाएगा। दूसरी से देखते हैं तो यहाँ से आपका आएगा 2 × 1 - 1 और 2 × 6 + 1, इस प्रकार से। तो यहाँ से आपके 1 और 13 आ जाएंगे। अब समीकरण निकालते हैं। समीकरण क्या होती है आपकी, समीकरण होती है x² और मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, ये हमारी समीकरण होती है। तो ये इसमें मान रख दो, x², मूलों का योग कितना आ जाएगा आपका 14 हो जाएगा, x और मूलों का गुणनफल कितना आ जाएगा, ये आपका 33 आ जाएगा, बराबर 0। तो ये हमारी पहली हो गई। यदि मूल उसके 1 और 13 हो तो क्या होगा, जोड़ने पर आएगा आपका 14x और मल्टीप्लाई करने पे 13। तो इस प्रकार से ये दो इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन आपको मिलेगी वहां पर एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं सवाल में। सवाल नंबर 3 कुछ इस प्रकार से दिया गया था आपको। तो अब इसको देखो, ये आप क्या कर सकते हो, 1 + tan² x को क्या लिख सकते हैं हम, sec² x लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 - sin x, 1 + sin x है, तो इसको हम 1 - sin² x लिख सकते हैं। और 1 - sin² x हमें पता है cos² x के बराबर होता है।
sec स्क्वायर एक्स को हम 1/cos स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये दोनों आपस में कट जाएंगे और आंसर कितना आएगा 1। इस प्रकार से यदि आप वैल्यू भी रख सकते हो इसके अंदर, जैसे x की वैल्यू मैंने 45 डिग्री रख दी, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो। तो जैसे मैंने 45 डिग्री रख दी, तो देखो 1 प्लस tan 45, तो tan 45 1 होता है, 1 प्लस 1। इस प्रकार से अगले ब्रैकेट में 1 माइनस √ यदि आप 45 रखते हो 1 प्लस 1/√2। इस प्रकार से तो ये आपका हो गया 2 हो गया। इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करते हो तो 1 माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो 1 माइनस 1/2 आ जाएगा, और सरल करने पर आपका यहाँ से 2 × 1/2 और सरल करोगे तो 1 आ जाएगा। तो वैल्यू पुट से भी कर सकते हो और इस प्रकार से भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, किसी बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है और उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बता रखा है 616 है। तो देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो हम रेडियस और ऊंचाई का अनुपात हमें दे रखा है। तो रेडियस 2 दे रखी है तो हम 2x मान लेते हैं, और हाइट जो 1 अनुपात दे रखा है तो इस प्रकार से 2x मान लेते हैं। जब भी हम इसके एरिया, क्षेत्रफल के और आयतन के इन सवालों को करते हैं तो जब भी हम अनुपात में वैल्यू दी होती है हम हमेशा x मानते हैं, ये ध्यान रखना आप। अब देखो क्या दे रखा है आपको, 2πr/h वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है जो कि 616 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से पाई का मान 22/7, r का मान आप 2x रखोगे, h का मान x रखोगे, ये 616 के बराबर है। तो यहाँ से x² का मान कितना आ जाएगा, 616 बटे आपका हो जाएगा 88 और ऊपर 7 आ जाएगा। अब इसको यदि आप सॉल्व करते हो तो यहाँ से x² का मान 49 आ जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, x का मान आपका 7 आ जाएगा। तो x का मान हमारा 7 आ चुका है, ठीक है, x का मान 7 आ चुका है। तो रेडियस और ये कितना हो जाएगा, 7 से ये आपका 14 हो जाएगा और ये आपका 7 हो जाएगा हाइट। अब हमें पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, वो होता है 2πr/r+h। अब इसके अंदर आपको वैल्यू रखनी है, ये 22/7 हो जाता है, ये 14 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो 21 आ जाएगा। सरल करोगे 7 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, ये आपका 88 है, ये इतना है। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 1848 इतना आ जाएगा, 1848 आ जाएगा। ये आपका सवाल नंबर 4 हो चुका है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। किसी समीकरण के मूल 7 और -5 दे रखे हैं तो समीकरण बतानी है। तो देखो मूल दे रखे हैं, समीकरण क्या हो जाएगी, x² मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, इस प्रकार से होती है। तो मूलों को यदि आप जोड़ते हो 7 और -5 को तो 2 आता है। इसी प्रकार से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ माइनस का 35 आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये आपका x² आ गया, यहाँ x साथ में आएगा, x² 2x और ये -35 जब ब्रैकेट खोलेंगे तो इस प्रकार से ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6। किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाता है तो उसका लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। देखो CP होता है, फिर उसके बाद में प्रॉफिट और SP। यदि SP को दुगना कर दिया जाता है, मान लिया पहले x था तो अब 2x हो चुका है। प्रॉफिट कितना हो जाता है, y मान लिया तो ये 3y हो गया, यानी 3 गुना हो जाता है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जितना प्रॉफिट बढ़ा उतना ही सेलिंग प्राइस के अंदर अंतर बढ़ता है। तो यहाँ से इनका अंतर कितना आ गया है 2y, और यहाँ से कितना आ गया है 2x। तो हम कहेंगे कि जो 2x है, जो 2y है वो 2x के 2y है, यहाँ से अंतर x आएगा। जो 2y है वो x के बराबर है, तो हमें अनुपात मिल गया y और x का कितना हो जाएगा 1:2, यानी y x का अनुपात कितना आ गया 1:2 आ गया है। अब हमें लाभ निकालना है। x क्या है आपका, सेलिंग प्राइस है, तो यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। तो देखो ये CP कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस में से आप प्रॉफिट को घटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो हमारे पास सेलिंग प्राइस 1:5 आ गया है, प्रॉफिट 1:5 आ गया। पूछा है कितना लाभ हुआ है उसको, तो लाभ कितना हुआ है 1/1 × 100 करोगे। ये ऊपर हमने प्रॉफिट लिखा है, नीचे
सीपी लिखा है इंटू 100 किया है, काटोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 100% का उसको लाभ हुआ है। कितना? 100% का लाभ हुआ है। आगे बढ़े, सवाल नंबर 7। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, उसके सम्मुख दिशा में एक दूसरी रेलगाड़ी है जो 62 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, 10 सेकंड में उसको पार करती है। उस रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात करो, दूसरी वाली की। तो देखो हमें पता है कि लंबाई, टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, पहली रेलगाड़ी की प्लस दूसरी रेलगाड़ी की। वो कैसे निकालेंगे, दोनों चाल को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों विपरीत दिशाओं में आ रही है। तो ये आपका हो जाएगा, जब चाल को हम ऐड करेंगे तो 162 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। अब यदि आप इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हो तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये मीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज हो गया है। काटोगे तो यहाँ से ये आपका 9 बार जाएगा, यानी 45 मीटर प्रति सेकंड इसकी चाल आ चुकी है। और हमें टोटल जो दोनों ट्रेन की लंबाई है, दोनों ट्रेनों की लंबाई निकालनी है। टोटल दूरी कह दो या दोनों ट्रेनों की लंबाई कह दो, वो कितनी आ जाएगी आपकी, 45 इंटू 10, ये कितना हो जाएगा, 450। हमने क्या किया, चाल और समय से मल्टीप्लाई कर दिया, 450 मीटर आ चुका है। अब इसमें देखो ये जो 450 मीटर है ये दो ट्रेनों की लंबाई है। एक ट्रेन की लंबाई हमें कितना दे रखा है, 250 दे रखा है, तो दूसरे की लंबाई हम निकाल सकते हैं। 250 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। 200 क्या है, दूसरी ट्रेन की लंबाई आ चुकी है। ठीक है, L2 आ चुका है। 250 पहली ट्रेन की लंबाई थी। आगे बढ़े, सवाल नंबर 8। 8 में क्या दिया गया, एक रेलगाड़ी X उत्तर से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे राम और देव को क्रमशः 9 सेकंड में और 10 सेकंड में पार करते हैं। अब देखो राम 2 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रहा है और देव 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, और रेलगाड़ी उनको एक को 9 सेकंड में पार करती है, दूसरे को 10 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है। सबसे पहले रेलगाड़ी की हम चाल मान लेते हैं x है। मान लिया हमने कि रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x मान लिया, आप y भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो। ये हमने रेलगाड़ी की जो चाल है उसको मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा मान लिया। तो देखो रिलेटिव स्पीड राम के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी, दोनों रेलगाड़ी और राम एक ही दिशा में चल रहे हैं तो x - 2 हो जाएगी, इतना हो जाएगा। इसी प्रकार से देव की कितनी हो जाएगी, हम कहेंगे देव के रिस्पेक्ट में रिलेटिव चाल x - 4 हो जाएगी, ये हो जाएगी। अभी इसको मीटर प्रति सेकंड में आपको यदि चेंज करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, ये चाल है। चाल को जब हम समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दूरी आ जाएगी, और ये दूरी कौन सी आई, ट्रेन की लंबाई वाली दूरी आती है। तो यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो ट्रेन तो वही थी, यहाँ पे भी वही दूरी आती है, तो दोनों दूरी बराबर होगी। आपको क्या करना है, यहाँ से निकाली गई दूरी और यहाँ से निकाली गई दूरी बराबर करना है। 5/18 से 5/18 कट गया है। इनको यदि आप सॉल्व करोगे तो 9x - 18 आ जाएगा, और इस साइड आपका 10x - 40 आ जाएगा। तो 10 में से 9x घटाओगे तो x बचेगा, और 40 में से 18 घटाओगे तो आपका कितना बच जाएगा, 22 बच जाएगा। तो x का मान 22 किलोमीटर, 22 आ गया है। ठीक है, x क्या था हमारा, किलोमीटर प्रति घंटे में था, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 22 किलोमीटर प्रति घंटा आ चुका है। इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मीटर प्रति सेकंड में आ गए। और रेलगाड़ी की लंबाई निकालनी है, ये तो मीटर प्रति सेकंड के अंदर इसकी चाल आ गई है। रेलगाड़ी की हमें जो लंबाई निकालनी है, लंबाई क्या हो जाएगी, चाल इंटू समय। ठीक है, चाल कितनी है, हम कहेंगे 22 इंटू 5/18, और समय कितना दे रखा है आपको, 9 लगता है इसको। जब पहले वाले की बात कर रहे हैं तो देखो 22 थी, रिलेटिव चाल निकालनी पड़ेगी हमें यहाँ पे, रिलेटिव चाल। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे x की जगह 22 रखोगे, 2 घटाओगे तो 20 आएगा, 20 हो जाएगी। ये है
रिलेटिव चाल। तो यहां पर भी 20 आएगा। तो अब 9 से आप 18 को काटोगे, 2 बार 2 को इससे काटोगे, ये आ जाएगा आपका 10 आ जाएगा। तो 50 आ गई है। लंबाई कितनी आ चुकी है? 50 मीटर आ चुकी है। कितनी आ गई? रेलगाड़ी, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 50 मीटर आ गई है। दूसरी क्या, एक रेलगाड़ी है, उसकी 50 मीटर आ गई है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ। इसमें एक बहुभुज का आंतरिक और बाह्य कोण का अनुपात 24:1 दे रखा है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या पूछिए। हम जानते हैं आंतरिक और बाह्य कोण दोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो देखो 24 और 1 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 25। 25 अनुपात की वैल्यू आपकी कितनी है? 180 डिग्री हो गई है। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180/25 हो जाएगी। ये आ चुका है आपका 1 अनुपात की वैल्यू। और 1 अनुपात ही हमारा क्या है? बाह्य कोण कितना है? 1 अनुपात है। तो बाह्य कोण की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है? 180 डिग्री बटे 25। यही हमारा क्या है? बाह्य कोण है। क्योंकि बाह्य कोण क्या है? 1 अनुपात के बराबर है। तो ये बाह्य कोण आ चुका है। अब हमें भुजाओं की यदि संख्या ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे? बाहर के जितने भी कोण होते हैं उन सबका योग 360 के बराबर होता है। तो नंबर ऑफ भुजाएं निकालने के लिए हम 360 को एक कोण से डिवाइड कर देंगे। 360 को इस प्रकार से डिवाइड करोगे आप 2 और ये आपका 50। तो 50 नंबर ऑफ भुजाएं आ चुकी है। नंबर ऑफ भुजाएं कितनी आ चुकी है? 50 आ चुकी है। इस प्रकार से आगे बात करते हैं। कोई धनराशि कितने वर्ष में 10% की दर से स्वयं की दुगनी हो जाएगी? पहला वाला सवाल कितना था? 9 नंबर। तो ये हमारा 10 नंबर सवाल। 10% की दर से स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। ठीक है, देखो ये साधारण ब्याज का सवाल था, इसमें साधारण ब्याज भी लिखा हुआ होना चाहिए था सवाल में। तो क्या होगा कि हम कहेंगे कि जो हमारा मूलधन है इनटू समय होता है इनटू दर होता है बटे 100 बराबर ब्याज, जो भी ब्याज, इस प्रकार से। अब देखो कोई धनराशि कितने वर्ष में 10% की दर से स्वयं की दुगनी हो गई है। धनराशि यदि दुगनी हो गई है इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर ब्याज जुड़ा होगा, कुछ ना कुछ। ब्याज कितना जुड़ा होगा? इसको 2 बनाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 1 जोड़ना पड़ेगा। यानी कि ब्याज हमारा कितना है? 1। यानी कि जितना मूलधन है उतना ही ब्याज है। तो मूलधन भी 1 हो गया है और ब्याज भी 1 हो गया है। पहली चीज तो ये। समय आपको क्या करना है? निकालना है, तो उसको x मान लिया। दर आपको कितनी दे रखी है? 10 दे रखी है। बटे में 100 कर दो, बस इस प्रकार से काटोगे तो एक 0 से 0 कट गई, तो x का मान कितना आ गया आपका? 10 आ गया। तो 10 वर्ष आपका आ गया कि 10 वर्ष में कोई धनराशि आपकी डबल हो जाएगी। मोहन और उसकी बहन, ये सवाल नंबर 11। मोहन और उसकी बहन की औसत आयु 8 वर्ष है और मोहन की आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बहन की आयु बतानी है। देखो दोनों की आयु का औसत 8 दे रखा है, तो योग कितना हो जाएगा? दोनों की आयु का योग 16 हो जाएगा। और केवल मोहन की आयु 10 दे रखी है, उसको यदि आप घटा देते हो तो उसकी बहन की आयु आ जाएगी 6। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 12। आरोही क्रम में 4 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रथम 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना दे रखा है? 1771 दे रखा है। देखो उसने कहा है कि टोटल कितनी संख्याएं हैं? 4 संख्याएं। तो हम मान लेते हैं एक्स वाई, तो हम मान लेते हैं डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इस प्रकार से ये 4 संख्याएं हैं। इसमें से पहली 3 संख्याएं यानी कि डब्ल्यू एक्स इंटू वाई, इन तीनों का गुणनफल कितना दे रखा है? 1771 दे रखा है। ये तीनों की तीनों कैसी संख्याएं हैं? अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्या जिसमें किसी और का भाग नहीं जाता है। तो ये जो 1771 है, ये यदि आप तोड़ते हो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले 2 से भाग दे के देखो, नहीं जा रहा क्योंकि पीछे 1 आ रहा है, सम होना चाहिए। फिर आप 3 वाला रूल चेक करो, फिर आप 5 का देखो, 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 5 का भाग उसी में जाता है जिसमें लास्ट में 0 या 5 होता है। फिर आप 7 से ट्राई करोगे। तो इस प्रकार से आपको ट्राई कर करके देखना पड़ेगा। तो एक 7 होगा, 7, 11 और 23 का ये क्या है? टुकड़े हैं। यानी कि जो गुणनफल है 1771, वो उसके यदि आप टुकड़े करोगे तो 7, 11 और 23 आएंगे। ये 3 वो अभाज्य संख्याएं हो चुकी है जिसका ये गुणनफल है। तो उसने कहा है कि अब आगे क्या कर रहा है कि
82 क्या है, लास्ट की दो जो अभाज्य संख्या है उनका योग 82 है। तो हमें देखो एक लास्ट की संख्या मिल चुकी है 23, वगैरह की आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो देखो हमें y का मान मिल चुका है, लास्ट की दो संख्याएं y प्लस z का योग आपको 82 दे रखा है, एक मिल चुका है 23 है, तो लास्ट वाली हम निकाल सकते हैं कितनी हो जाएगी। तो z बराबर यदि आप निकालते हो 82 में से 23 को घटाओगे तो ये आपका 59 आ जाएगा। 59 आ चुका है। अब उसने पूछा है कि जो लास्ट की दो संख्याएं हैं, यानी कि एक तो 23 है और एक 59 है, इन दोनों का गुणनफल बताना है आपको। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1357 इतना आ जाएगा, ये आपका आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया गया है, दो संख्याओं का अनुपात 5:2 दे रखा है तथा एक दूसरे से 12 छोटी है, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। देखो अनुपात कितना है, 5:2 है, अंतर कितना है, 3 अनुपात का अंतर है। उसने कहा है यहाँ पर 12 का अंतर है, क्योंकि एक दूसरे से कितनी छोटी है, अनुपात में 3 छोटी है, एक्चुअल में 12 छोटी है। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी, 4 आ गई। अब उसने जो भी संख्या पूछी है वो आप निकाल सकते हो। दोनों का योग पूछा है तो दोनों का योग यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 + 2 = 7 अनुपात हो जाएगा, और 7 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक अनुपात की वैल्यू 4 है, तो 7 × 4 = 28 हो जाएगी, यानी दोनों का योग कितना आ गया, 28 आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपको दो संख्याओं का अनुपात 4:3 दे रखा है तथा एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कुछ मान दिया हुआ होगा, तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको गुणनफल दिया हुआ था, चेक करता हूं कितना, 2700 आपको गुणनफल दिया हुआ है। दोनों संख्याओं का कितना दे रखा है, 2700 गुणनफल। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ के बराबर होता है। इस प्रकार एचसीएफ के बराबर होता है। तो पहली संख्या 3 दे रखी है, दूसरी संख्या 3 दे रखी है। यदि दो संख्याओं को हम अनुपात में जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो x के रूप में मान लेते हैं। तो पहली संख्या 4x मान ली, दूसरी 3x मान ली, क्योंकि यदि हम ऐसा नहीं मानेंगे तो गलती होने का चांस रहता है। जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो x के रूप में जरूर मानो। तो ये 4x हो गया, दूसरी संख्या 3x हो गया। एलसीएम का गुणनफल, एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल आपका 2700 दे रखा है। तो यहाँ से 12x² बराबर आपका 2700 आ चुका है। तो x² बराबर आपका कितना आ जाएगा, 12 का भाग दोगे 12 दूनी, पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 12 भाग दोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, फिर वापस से जाएगा और फिर आपका ये 5 बार जाएगा। x² 225 है, किसका अंडरूट होता है 225, 15 का। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 आ गई है। x की वैल्यू यदि 15 आ गई है, हमारी दोनों संख्याओं का अनुपात क्या था, 4x + 3x था। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 7x आ जाएगा। क्योंकि उसने योग पूछा है इसलिए हम जोड़ रहे हैं दोनों संख्याओं का, 7x आ जाएगा। तो 7x की वैल्यू कितनी है, 15, 15 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 105 आपका आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से 105 इस सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़े, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कुछ इस प्रकार से दे रखा था आपको, ये कुछ यानी कि इस प्रकार से डिफरेंस दे रखा था कि 110 से 120 तक कितनी संख्याएं हैं, 9 संख्याएं। 120 से 130 तक कितनी संख्याएं, 27 संख्याएं। 130 से 140 तक 35 संख्याएं। 140 से 150 तक 18 और 150 से 160 तक 21 संख्याएं हैं। तो अब बहुलक वर्ग की निम्नतम परास सबसे पहले तो वो निकालनी है। सबसे पहले तो हमें बहुलक वर्ग फाइंड करना है। पहला सवाल तो ये है कि बहुलक वर्ग फाइंड करना है, फिर उसकी निम्नतम परास फाइंड करनी है, फिर उसको दुगना करना है। तो 3 सवाल है। बहुलक कौन सा होता है, जो सबसे अधिक बार आया होता है। तो सबसे अधिक बार कौन, 35 बार आई है कुछ संख्याएं। 130 से 140 के बीच में जो संख्याएं हैं वो सबसे ज्यादा है, 35 संख्याएं कुल टोटल। तो हम कहेंगे कि बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ये x नहीं होगा, यहाँ पे f होगा, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो वो बहुलक वर्ग होगा। तो ये हमारा बहुलक वर्ग हो गया है, बहुलक वर्ग ये वाला हो गया। अब इसकी निम्नतम सीमा पूछी है तो कितनी हो जाएगी, 130 हो जाएगी। उच्चतम सीमा बोलता तो 140 हो जाएगी। तो निम्नतम सीमा 130 है। अब उसने कहा इसका डबल करना है, तो यानी कि उसने 260 पूछा है।
260 हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से करना था, ये बड़ा ही आसान सवाल था। 16 नंबर सवाल, इसमें क्या दिया है, दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है, तो इनका योग इतना दे रखा है और गुणनफल बताना है। दो संख्याएं हैं 7:9 के अनुपात में, दोनों अनुपात को जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 8 और 8 16, 16 हो गया। 16 अनुपात की वैल्यू कितना दे रखा है, 144। ठीक है, एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 को भाग दोगे तो 9 के बराबर आ जाएगा। अब उसने पूछा है इनका गुणनफल पूछा है, गुणनफल पूछा है, तो गुणनफल आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, तो हम क्या करते हैं, जब भी मल्टीप्लाई की बात आती है, मैंने कहा आपको x मान लो, नहीं तो गलती हो सकती है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 7x और 9x इस प्रकार से। तो 7x और 9x को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 16x हो जाएगा। 16x की वैल्यू किसके बराबर है, 144 के बराबर है। x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 9 के बराबर आ गई। x की वैल्यू यदि 9 के बराबर आ गई, उसने दोनों का गुणनफल कहा है, तो आप 7x और 9x को यदि मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आएगा, एक तो आपका आ जाएगा 63 और यहाँ पे x² आ जाएगा। अब आप मान रखो 63 इंटू 81 हो जाएगा, ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे वही आपका गुणनफल आ जाएगा। तो ये है, आगे बढ़े सवाल नंबर 17 की तरफ। राकेश और उसकी माँ की आयु का अनुपात 3:4 है, तो वर्तमान अनुपात कितना है, 3:4 है। 10 वर्ष पहले अनुपात कितना था, 1:2 था। ठीक है, तो राकेश की वर्तमान आयु का दुगना कितना होगा। अब राकेश कौन सा है, उसकी माँ कौन सी है, जो ज्यादा है वो उसकी माँ होगी, जो कम है वो राकेश होगा, यानी कि 3 अनुपात राकेश है और 4 अनुपात उसकी माँ है। ये तो आपका है वर्तमान का, और ये 10 वर्ष पहले का, 10 वर्ष पहले का अनुपात है। ठीक है, तो इनके बीच का अंतर आप चेक करो। सबसे पहले इधर भी 10 होना चाहिए, इधर भी 10 होना चाहिए। यदि बराबर नहीं है दोनों तरफ, तो हम फिर क्या, यानी दोनों तरफ अनुपात का अंतर बराबर होना चाहिए। एक्चुअल नहीं 10 नहीं हो चाहे, मगर अनुपात का अंतर बराबर होना चाहिए। तो इधर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इधर भी 2 आ रहा है, दोनों तरफ बराबर आ रहा है। यदि नहीं आता तो हम बराबर करते, तो हम कहेंगे कि 2 की वैल्यू कितने के बराबर है, 10 वर्ष के बराबर है, क्योंकि वो कह रहा है कि 10 वर्ष पहले, तो ये जितना अंतर है एक्चुअल में 10 वर्ष है, अनुपात में 2 वर्ष है, तो 2 अनुपात की वैल्यू 10 के बराबर है, 1 अनुपात की वैल्यू 5 वर्ष के बराबर हो गई। अब जिसकी भी वैल्यू पूछे हम आसानी से बता सकते हैं। राकेश की वर्तमान आयु पूछा है, तो 3 की वैल्यू पूछी है, 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। उसकी यदि माँ की आयु पूछते तो हम इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता, कितने आ जाती, 20 आ जाती, इस प्रकार से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सवाल नंबर 18 की बात करते हैं। 18 की बात करते हैं, 0 पॉइंट इस प्रकार से, और साथ में यहाँ पे एक बार दे रखी थी आपको, 3 के ऊपर क्या है, बार दे रखी थी आपको। इसका आपको मान पूछा गया था भिन्न के अंदर, बताइए कितना आएगा। तो हम क्या करते हैं ऐसे सवालों में, हम सबसे पहले जितनी संख्या है वो लिख लेते हैं, 233, पॉइंट नहीं लगाएंगे, 233 लिख लिया है। अब जितने पे बार नहीं है उतना हम इसमें से घटा देते हैं। 2 पे बार नहीं था, 2 घटा दिया। अब नीचे देखो क्या करेंगे, जितने पे बार है, जितने अंकों पे बार है उतने नीचे 9 लगाएंगे, तो 2 अंक हो गए, तो 2 9 लगा दिए। अब जितने अंक पे बार नहीं है, पॉइंट के बाद में जितने पे बार नहीं है, पहले वाले को नहीं काउंट करेंगे, बाद वाले को। पॉइंट पे जितने अंक पे बार नहीं है, यानी कि एक अंक ऐसा, तो 1 0 लगा देंगे, तो ये आपका हो गया। घटाओगे तो 200 आपका कितना आ जाएगा, 231 आ जाएगा, नीचे 990 आ जाएगा। इस प्रकार से ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। कटता है तो आप काट दो, उसको सरल कर दो। अब आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 19 की तरफ। ये अंडर रूट आपका है 27 का, ये आपका है 20 का, दोनों को घटाओगे तो वैल्यू आपकी 7 आ जाएगी। आगे बढ़े सवाल नंबर 20 की तरफ। ये आपको दे रखा है, इसको सरल करना है। तो देखो ये हमारा क्या हो गया है, पूरा का पूरा x माइनस वाई, और ये आपका x प्लस वाई। इस प्रकार से 2 का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, तो हम क्या कहेंगे, x² माइनस वाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो 1.5 का जब आप स्क्वायर करोगे तो 2.25 इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, और इसका करोगे तो -6.25 इंटू बी स्क्वायर। इस प्रकार से आ जाएगा, और एक आपको
इस प्रकार से और दे रखा है। तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, कट जाएंगे। आपका मान कितना आएगा, 2 इंटू 25a², ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी इस प्रकार से सवाल नंबर 20 के अंदर। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 21 की तरफ। 21 में क्या दिया गया है, आपको तृतीय अनुपाती पूछा है। तृतीय अनुपाती कह दो, ठीक है, तृतीय अनुपाती पूछा गया है 18 और 54 का। तो कैसे निकालेंगे 18 और 54 का, यदि उसने तृतीय अनुपाती पूछा है तो हमने मान लिया कि तीन संख्याएं, पहली 18 है, दूसरी 54 है, तीसरी x मान ली, ठीक है। तृतीय अनुपाती पूछा था तो हमने तीसरी संख्या को x मान लिया। अब आप क्या करोगे, 18/54 करेंगे हम और 54/x कर देंगे इस प्रकार से। अब x की वैल्यू आप निकाल सकते हो, x बराबर कितना आ जाएगा, 54 का इंटू 54/18, ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा। 18 से 54 को काटोगे तो 3 बार जाएगा, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 12, एक आए हासिल 15 और 1 16, 162 के बराबर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 22। यदि आपको चतुर्थ अनुपाती पूछा है तो आप चौथी संख्या को x मान लो। 21 3 दी होगी आपको संख्या, तो चौथी संख्या को हमने x मान लिया। अब क्या हो जाएगा, 12/21 हो जाएगा और बराबर में 36/x हो जाएगा। यदि तृतीय अनुपाती दी होती है तो हम बीच वाली संख्या को 2 बार लेते हैं। तो ये चतुर्थ अनुपाती था तो इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 21 इंटू 36/12 आ जाएगा। 12 से काटोगे तो 3 बार जाएगा और ये आपका 63 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया है, 63 आ गया है। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 23 की तरफ। अब देखो ये सवाल हमें मिले तो है मगर इसमें कहीं ना कहीं गलती है, फिर भी जितना मिला है हम उसको उस प्रकार से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो 6 में से 5 को यदि आप घटाते हो तो यहां से आपका 1 आता है, प्लस 1 और दे रखा है, तो ये पूरे का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस ब्रैकेट का मान, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट का मान कितना हो गया है, 2 हो गया है। यहाँ पे आपको 36 दे रखा है, 36 में से 2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा मान आपका, ये आपका 34 आ जाएगा। तो यहां से यहां तक का मान 34 आ गया। अब हम आगे वापस से लिखते हैं, -48 है, फिर भाग दे रखा है आपको, फिर हमने 34 लिखा और यहाँ पर आपका 24 इस प्रकार से हो गया। अब देखो भाग पे भाग देना है, सबसे पहले इस प्रकार से आप दे दिया। अब ये भी 24 पे आपको यदि भाग देना है तो ये भी आपका नीचे जाएगा, यानी कि इसके भाग में जाएगा, 1/24 लिख दिया इस प्रकार से। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां से ये आपको 2 आ गया और मान आ जाएगा -1/17 इस प्रकार से। यदि इसको सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू आती है -1/17 इस प्रकार से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 24 की तरफ। 24 में आपको ये दे रखा है, इसको सरल करते हैं अब। तो देखो सबसे पहले तो आप क्या करो, यहां पर देखो ब्रैकेट से पहले कोई भी साइन नहीं दिया गया, आपको नहीं दिया गया है तो आप इसको मल्टीप्लिकेशन में मान लो, यहां पर मल्टीप्लिकेशन का साइन ऐड कर दो, ठीक है। दूसरी क्या है कि आपको यहाँ पे ऑफ दे रखा है, तो ठीक है ऑफ दे रखा है तो ऑफ को भी हम मल्टीप्लिकेशन की तरह सॉल्व करते हैं, मगर भाग से भी उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट का मान हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में देखो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, यहां से -6 हो जाएगा। फिर देखो यहाँ पे आपको 7 दे रखा है और यहाँ पे 1 दे रखा है, इनको सॉल्व करेंगे तो 1 और 1 यहां से पूरे का मान 2 आ जाएगा। इस ब्रैकेट का मान आपका 2 आ गया, 2 आ गया है। अब देखो फिर से हम लिख लेते हैं पूरे को, तो यहाँ पे आपका 70 है, फिर 12 है, फिर भाग आपका 6 है। यहाँ पे कोई साइन नहीं दिया गया तो हम मल्टीप्लिकेशन का साइन मान लेते हैं, ये 2 हो गया। यहाँ में आपको ऑफ का साइन दिया गया, फिर 9 इंटू 3 + 7 इस प्रकार से मान लिया है। अब सबसे पहले हम भाग और ऑफ में से किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो ऑफ को भी हम मल्टीप्लिकेशन की तरह से सॉल्व करते हैं। ये 12, ये 6 भाग हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 18 आ जाएगा, 3 + 7 इस प्रकार से। अब देखो अब हम भाग को सॉल्व करेंगे, 12 में 6 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 2 आ जाएगा, इंटू 18 इंटू 3 + 7 इस प्रकार से हो जाएगा। 2 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 36 आ जाएगा, ये आपका 36 और 3 से और मल्टीप्लाई कर दो तीनों को, 36 और 3 कितना हो जाएगा, 108। तो यहाँ पे आप 108 लिख दो,
108 प्लस 7। अब इन सबको आपको जोड़ना है, जोड़ोगे तो ये आपका 115 हो जाएगा। 70 प्लस 115, 70 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? अब ये आपका हो जाएगा 17 18 185 इसका आंसर आएगा। 185 इसका आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 25। ये आपको सवाल नंबर 25 है, यानी कि 25 सवाल पूछे गए थे, ये लास्ट सवाल है। 24 सवाल अभी तक हमने कंप्लीट कर दिए हैं। 25 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का पेपर है, तो 25वां सवाल है ना, मैं थोड़ा पूरा इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी है, अच्छे से नहीं मिला है। इस बस आप ये समझ लो कि किस प्रकार का सा सवाल आया था। कोई आय व्यय का सवाल आया गया था जिसके अंदर आपको 5 वर्ष दिए गए थे, और यहाँ पर आपको बी क्या कह रहा है, 2012 में बी का योग, 2015 में ई की आय ए का योग के कितना अधिक है। तो इस प्रकार का था कि आय और व्यय, किसी की आय का और किसी का व्यय का वैल्यू का आपसे अंतर या प्रतिशत अंतर पूछा गया था। तो ये 25 सवाल हमारे आज के कंप्लीट हो गए हैं। आपको कैसा लगा, और आप कमेंट कर सकते हैं कि इसमें एक्चुअल में क्या गलती है, कहाँ पे सही था, यानी जिसने पेपर दिया है वो हमें इसके बारे में बता सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार के और पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।